तो अब हमारी ओला S1X Gen 3 को हो चुके हैं 2 महीने कंप्लीट। आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी जो है बेसिकली 2176 यानी 2176 किलोमीटर चल चुकी है। अभी फाइनली हम बनाने वाले हैं भाई इसका एक डिटेल्ड रिव्यू, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिव्यू बनाना। काफ़ी सारी चीज़ें, कितनी बार सर्विस सेंटर गए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या इश्यूज़ आए, ये सब आपको बताना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं। एज अ सिंगल ओनर मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मुझे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड क्या क्या पॉजिटिव्स देखने मिले। सो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। देखो गाड़ी तो आपके सामने है, मैं आपको एक बार पूरा फुल रन ओवरव्यू दे देता हूँ। सामने इस तरह से कुछ दिखती है, एक्सेसरीज हमने चढ़ा रखी है, आपको वीडियो भी मिल गई होगी चैनल पे। साथ में आगे की साइड तो कोई ऐसा खास मेजर स्क्रैच वगैरह देखने नहीं मिलता। मुझे एक प्रॉब्लम आई है इन 2 महीने में, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एंड ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो। ये है एक पैनल गैप, एंड ये पहले नहीं था। ये पैनल गैप अभी अभी आया है, ये OEM में नहीं था। OEM में मुझे यहाँ पर पैनल गैप देखने मिले हैं, बट ये वाला पैनल गैप अभी कुछ नया सा देखने मिल रहा है। कुछ टाइम से शायद मे बी कहीं पे टकराई होगी, तभी ऐसा हो गया होगा, पता नहीं है। एंड यहीं पर सेम ये जो पैनल गैप है ये आपका यहाँ तक आ रहा है, आप इसको क्लोजली मॉनिटर कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड ये भी थोड़ा सा अंदर को चला गया, ये इतना वाला पोर्शन। फर्स्ट सर्विस पे ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। फर्स्ट सर्विस हमारी 5000 किलोमीटर पे होगी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये सेटल कर लेंगे। इसके अलावा बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टेम्पर्ड ग्लास मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया था, आप देख सकते हो। एंड बाकी सारी एक्सेसरीज के कारण भी गाड़ी में कोई मेजर स्क्रैच आपको कहीं से भी देखने नहीं मिलता। एक स्क्रैच जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था वही है, एंड उसके अलावा बाकी कहीं पर भी आपको देख सकते हो मिट्टी धूल वगैरह काफ़ी है, बट कहीं पर कोई भी स्क्रैचेस या डेंट्स तो देखने नहीं मिलते हैं। ये पैनल गैप था, ये पहले से था, फर्स्ट OEM में ही ये पैनल गैप आया था। बाकी एज सच बिल्ड क्वालिटी में मेरे को कोई इशू नहीं लगा। इतनी चली है कि काफ़ी लॉन्ग राइड्स भी इसमें हमने कवर करी है, एंड उन लॉन्ग राइड्स पर भी इसने कोई प्रॉब्लम एज सच बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से नहीं दी है। तो कोई भी पूछ रहा था कमेंट्स में कि एक्सेसरीज लगवाना चाहिए या नहीं, रेंज की प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली लगवाना चाहिए। अगर आप एक्सेसरीज नहीं लगवाते, हो सकता है आपको इस पर भी काफ़ी सारे स्क्रैचेस देखने मिलते हैं। एक्चुअल में हमें जो रेंज देखने मिल रही है वही बताऊंगा, कुछ भी एकदम लीपापोती नहीं करूंगा। बेसिक जो कंपनी बोलती है वो इको मोड पे 242 बोलती है, जो 242 आपको जीवन में देखने नहीं मिलेगी। मैक्स टू मैक्स आपको 200 से 205 देखने मिल सकती है, ये मैक्स है। एंड वो भी कब, जब आप एक सेंट्रल स्पीड पर चला रहे हो, क्रूज कंट्रोल का यूज़ कर रहे हो, तब रीजनरेशन का यूज़ कर रहे हो, तब आपको इतनी रेंज देखने मिलेगी इको मोड पे। वहीं पर मुझे जो देखने मिली है, मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, मुझे 190 की इसकी मैक्स जो रेंज है वो देखने मिली है। 100 से 0% अगर हम इको मोड पे आए तो। नॉर्मल मोड में कंपनी बोलती है कि आपको इसमें 180 की रेंज देखने मिलेगी, बट मुझे इसमें 180 नहीं 145 की रेंज देखने मिली है नॉर्मल मोड पे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 130 से 150 के बीच में जो भी आपको देखने मिल सकती है वो बेस्ट है, क्योंकि सबकी स्पीड फ्लक्चुएशंस अलग अलग होती है। कोई 70 पे चलाता है, कोई 80 पे चलाता है, कोई 60 पे चलाता है। स्पोर्ट मोड की बात करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करता हूं मैं उसको। स्पोर्ट मोड पे बेसिकली जो रेंज है वो भाई 100 की आती है, वो भी तब जब आप 90 से 100 के बीच में चला रहे हो। अगर आप 100 के ऊपर जाते हो तो भाई फिर रेंज और ज्यादा गिर जाती है। मैं 100 के ऊपर कम चलाता हूँ गाड़ी, इतना कोई सिटी ऐसी है नहीं जहाँ पे खाली रोड बहुत ज्यादा हो, और स्पीड भी काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी मायने रखती है। भाई मेरा तो कुछ दिन स्पोर्ट मोड बंद था, तो भाई मेरी सांस यहाँ तक आ गई थी, भाई मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। आपको इसमें स्पोर्ट मोड में यानी गाड़ी की टॉप स्पीड बता देता हूँ। 4 किलोवाट वेरिएंट है ये। 4 किलोवाट में आपको टॉप स्पीड देखने मिलती है 111 की, जैसे हमने पहले भी कवर करके आपको वीडियो में दिखा रखा है। नॉर्मल मोड में मुझे जो हाईएस्ट स्पीड अभी तक देखने मिली है वो है 82, एंड 82 एक काफ़ी अच्छी स्पीड है इस पर्टिकुलर नॉर्मल मोड के हिसाब से। इससे भी ज़्यादा स्पीड आपको देखने मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी गाड़ी उससे पहले कितना यूज हुई है, कितना पावर चार्ज है। अगर आपकी गाड़ी 100% पे है ना, तो गाड़ी बहुत अच्छा पावर जनरेट करती है। नॉर्मल पे आप 85 तक जा सकते हो। मैंने पर्टिकुलरली 82 जो है कवर किया है। इको मोड की बात करें 43 या 44 तक ये चली जाती है, कभी कभी 44 जाती है, कभी कभी 43 पे अटक जाती है। 2 महीने में सबसे ज्यादा जो मोड मैंने यूज करा है वो है नॉर्मल मोड, सबसे कम जो यूज करा है वो है इको मोड। नॉर्मल एंड स्पोर्ट पर मैं ज्यादा चलाता हूँ गाड़ी। अभी बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, इस गाड़ी में स्पोर्ट मोड चालू नहीं हो रहा था, एंड वो एक प्रॉब्लम होती है ऐप अपडेट के थ्रू सॉल्व हो जाती है अगर आप सर्विस सेंटर जाते हो। मुझे पर्सनली 2 दिन लगे इस चीज को सॉल्व कराने में सर्विस सेंटर में।
उसी पॉइंट पर आते हैं। सर्विस सेंटर मुझे 2 बार जाना पड़ा है टोटल 2 महीने में, एंड जिसमें से एक बार मुझे जाना पड़ा है ब्रेक के लिए, एक बार मुझे जाना पड़ा है स्पोर्ट मोड के लिए। स्पोर्ट मोड वाला जो इशू है वो 2 दिन में सॉल्व हुआ था, ब्रेक वाला इशू इंस्टेंटली सॉल्व हो गया था बिना टिकट जनरेट करे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एरिया में, किस लोकेलिटी में हो, एंड आपका सर्विस सेंटर किस तरह के लोग वहाँ पर काम करते हैं। अगर उनके मूड पे है तो भाई वो बिना टिकट के भी आपका काम कर देंगे, अगर काम ज़्यादा बड़ा नहीं है तो। एक चीज़ और बता देता हूँ, सर्विस सेंटर गया था मैं चेन के लिए भी, चेन में नॉइस आना स्टार्ट हो गई है, 2 महीने हो गए इसलिए। एंड सर्विस सेंटर से मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली, उन्होंने बताया कि चेन का एक स्प्रे आता है, ल्यूब कहते हैं जिसे, तो वो मैंने ले लिया, जब से मुझे कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिली। अगर ल्यूब आप मार देते हो चेन पर हर 10-15 दिन में या मैक्स 1 हफ्ते में, तो आपकी चेन कभी भी आवाज़ नहीं करने वाली। Gen 3 जाना ही जाता है उसकी चेन के लिए। पहले चेन की बात बताओ तो भाई देखो, जो चेन है वो चीज़ ऐसी है जो बेल्ट से बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको आवाज़ देखने नहीं मिलती गाड़ी में फालतू की, बेल्ट जैसी जो शी करके एक वॉइस आती थी, सारी गाड़ियों में आती है, अभी भी iQube में आती है, चेतक में आती है, लेकिन इसमें आपको देखने नहीं मिलती। सेकेंडली जो फ़ायदा आपको मैं बताऊँ चेन का वो ये है कि आपकी गाड़ी रीजनरेटिव मोटर पर चलती है, तो रीजनरेशन ज़्यादा बेटर हो पाता है, चेन से पॉसिबल है वो चीज़, एंड वो चीज़ इसमें बहुत अच्छे से वर्क करती है। उस पर हम आगे बात करेंगे। खैर मोटर की बात करते हैं। मोटर जो इसमें आपको देखने मिलती है वो है मिड ड्राइव मोटर, हाई पावर इसका जो है वो 7 किलोवाट कंपनी क्लेम है। मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी पावर। 4 किलोवाट की बैटरी पे 7 किलोवाट की पावर जनरेट कर लेती है पिकअप में। अगर आप रीजनरेशन करते हो तो आपको थ्रॉटल को उल्टा ट्विस्ट करना होता है, जिससे कि आप बेसिकली बैटरी भी बचाते हो, आपकी बैटरी ज़्यादा टाइम तक चलती है। जैसे मैंने बताया, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी जो बेसिक बैटरी हेल्थ है वो बढ़ जाएगी, रेंज भी बढ़ जाएगी गाड़ी की। एंड रीजनरेशन में एक फ़ायदा और है, ये पावर कट करता है। तो अगर आप ब्रेकिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, जनरली आप गाड़ी तेज़ चलाना पसंद करते हो, तो अगर इसको यूज़ करोगे तो आपको जो है ब्रेक्स लगाने की उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं इस पार्ट को अपने रिव्यूज़ में। मैं बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये एक इसका बहुत बड़ा नेगेटिव है। अगर आप इसकी ब्रेकिंग की बात करो, ना मुझे आगे के ब्रेक पसंद है, ना मुझे पीछे के ब्रेक पसंद है। ओला ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, इसलिए मैं सच्चाई बोलना पसंद करूँगा। पीछे के ब्रेक जो हैं जनरली बहुत जल्दी ढीले हो जाते हैं, बहुत जल्दी लो हो जाते हैं, एंड उसका रीज़न है इसका कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में आपका पीछे का ब्रेक 80% अप्लाई होता है, आगे का ब्रेक 20% अप्लाई होता है। लेकिन कहानी ये है कि अगर आप भाई ब्रेकिंग ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली पीछे का ब्रेक ज़्यादा घिस ही जाएगा, उसका ब्रेक शू बहुत जल्दी लूज हो रहा है। एंड जितना जल्दी ये लूज हो रहा है, आप खुद लीवर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो, ये बहुत जल्दी पीछे आ जाता है। एंड फिर इसको 2-4 दिन में आपको टाइट करना पड़ेगा, या तो फिर कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, या रीजनरेशन ज़्यादा यूज़ करोगे तो मे बी इसको कम यूज़ करना पड़े। लेकिन ब्रेकिंग मुझे उतनी पसंद नहीं आई। आगे का ब्रेक में भी एक प्रॉब्लम है, जब भी आप आगे का ब्रेक अप्लाई करते हो आप चाहते हो इंस्टेंटली आपकी गाड़ी रुके, बट ये गाड़ी इंस्टेंटली नहीं रुकती है, एंड उसका रीज़न है इसके काफ़ी ख़राब ब्रेक्स। लेकिन फ़ायदा आपको बता देता हूँ, इसी चीज़ में हम टायर्स ऐड कर देते हैं। टायर्स इसके TVS यूरो ग्रिप के हैं, एंड वो जो है एक अच्छे टायर है। आज तक मेरी गाड़ी कभी भी स्लिप नहीं हुई है, एंड ये चीज़ मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 2000 किलोमीटर में एक बार भी गाड़ी स्लिप नहीं हुई है। एंड उसका रीज़न है इसके एक अच्छे टायर्स, एंड ये जो ख़राब ब्रेक्स है ना, इन खराब ब्रेक्स को भी ये टायर्स अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अगर आप कहीं पर हो ऐसी सिचुएशन में कि आप गाड़ी पीछे नहीं ले सकते, बाय और एफर्ट्स, अगर आपकी गाड़ी पे वजन है या पीछे कोई बैठा है या आगे सामान रखा हुआ है, सिलेंडर वगैरह भी इसमें बन जाता है वैसे, तो अगर आपको रिवर्स लेना है तो आप रिवर्स मोड का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत इजीली काम करता है। बीच में मुझे जो प्रॉब्लम आई थी स्पोर्ट मोड वाली, उसमें रिवर्स का भी प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर टाइम ब्रीच इशू आपको आए तो आपको सर्विस सेंटर विजिट करना है, जो चीज़ सॉल्व हो जाएगी 1 से 2 दिन में। क्रूज कंट्रोल में मैं जनरली बहुत ज़्यादा चलाता हूँ गाड़ी, 80 से ऊपर क्रूज कंट्रोल काम नहीं करता है। 2 महीने के पूरे एक्सपीरियंस में क्रूज कंट्रोल को एवरी डे यूज़ करा है, एंड ये जो क्रूज कंट्रोल का फीचर है ये आपको जनरली एक अच्छा रेंज प्रोवाइड करता है। अगर आप क्रूज कंट्रोल कम यूज़ करते हो तो आपकी गाड़ी कम रेंज देती है, अगर जिस दिन आप क्रूज कंट्रोल ज़्यादा यूज़ करोगे आपकी गाड़ी बेटर रेंज देना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि जो मोटर है वो रीजनरेटिव है, आपको पता है। तो अगर आपकी मोटर में चार्ज है तो वो दोबारा ही उसी चार्ज को रीयूज़ करता है, एक तरह से चार्ज को रिसाइकल करता है क्रूज कंट्रोल, क्योंकि आप एक ही स्पीड पर कॉन्स्टेंटली गाड़ी चला रहे हो। देखो जनरली अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पार्ट स्किप कर दिया है या कोई ऐसी बात है जो मैंने आपको बताई नहीं है, तो आप मेरी पिछली वाली इसी गाड़ी की वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने 1 महीने का पूरा रिव्यू दिया हुआ है, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई थी जो कि बार बार बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि अब गाड़ी पुरानी हो चुकी है। अब इनमें जो चीज़ें एक्चुअल में मुझे प्रॉब्लम लगती थी अब वो प्रॉब्लम नहीं बची है, तो वो चीज़ें आप जा करके उस वाली वीडियो में देख सकते हो।
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के हिसाब से बताऊंगा। पॉजिटिव्स की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं। सबसे पहला पॉजिटिव है इसका रीजनरेटिव मोटर, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिस पर मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें कैसी है। सेकेंडली इसका जो पॉजिटिव है वो है क्रूज कंट्रोल एंड रिवर्स, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एक पॉजिटिव है इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो आपको आगे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने मिलती हैं, वो भाई रात के अंधेरे में भी बहुत अच्छा आपको जो है विजिबिलिटी दे देती हैं। एंड इसमें आपको 2 मोड्स देखने मिल जाते हैं, अपर और डिपर के। नेगेटिव सबसे पहला इसका ब्रेकिंग, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। एक नेगेटिव है इसका जो बेसिक बिल्ड क्वालिटी है, अगर मैंने एक्सेसरीज नहीं लगवाई होती तो शायद मेरी गाड़ी पे बहुत सारे स्क्रैचेस इजीली आ गए होते। अगर मैं इस पर अभी चाबी मारूंगा तो अभी भी स्क्रैच आने के चांस है, इतनी कमज़ोर जो है इसमें पेंट प्रोटेक्शन एंड बाकी चीज़ें हैं। क्योंकि एक बार स्क्रैच लग चुका है एक्सेसरीज लगवाने से पहले, तो मुझे ये चीज़ का आइडिया उसी टाइम लग गया था। सेकेंडली बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इसका नेगेटिव निकल कर सामने आता है वो है इसके पैनल गैप्स। बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं कैसे हर महीने एक नया पैनल गैप देखने मिल रहा है। 2 महीने में 2 बार 2 नए पैनल गैप देखने मिल चुके हैं। क्या पता भगवान तीसरे महीने में कौन सा नया पैनल गैप निकलने वाला और कहाँ से निकलने वाला है, क्योंकि गाड़ी चलाते रहो बाद में समझ में आता है कि कुछ पैनल गैप वगैरह भी आ गया है। वहीं पर इसके सस्पेंशन भी एक नेगेटिव साइड पर है, पीछे वाले, आगे के सस्पेंशन बहुत बढ़िया है एंड गाड़ी बहुत पावरफुल कर दी है। अभी इतने ज़्यादा नेगेटिव बचे नहीं है जितने जेन 1 या जेन 2 के टाइम पर होते थे। ये जो टाइम ब्रीच इशू है ये भी भाई बहुत इजीली रिजॉल्व हो गया, नहीं तो मैं इसको भी एक नेगेटिव में काउंट करता। बाकी सारी चीज़ें एक नंबर है, गाड़ी बहुत जानदार है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं इसको लेकर सेटिस्फाइड हूँ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं 2000 किलोमीटर अगर 2 महीने में चला रहा हूँ, डेफिनेटली मैंने कहीं ना कहीं कुछ नहीं तो भी एटलीस्ट 2500 रुपये का पेट्रोल बचा लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट मैंने सेव कर लिया इस गाड़ी को लेकर के। इस गाड़ी की कॉस्टिंग मुझे टोटली पड़ी थी 1,50,000, जिसमें कि आप मान सकते हो एक्सेसरीज कॉस्ट सब कुछ मिला लिया है। केयर प्लस का सब्सक्रिप्शन जिसमें 3 सर्विस होती है, जिसमें से मैंने अभी एक भी यूज़ नहीं करी है। इसकी पहली सर्विस 5000 किलोमीटर्स पर होगी, जिस पर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा आगे आपके लिए। एंड इस गाड़ी की और क्या वीडियो आप देखना चाहते हो बताना ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।